गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स तो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, सर इसके बारे में डेप्थ स्टडी बता दो, हमें थोड़ा डेप्थ नॉलेज चाहिए। तो आज हम लोग इसके पूरे डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी होमवर्क कॉपी ओपन कर लेना और यहाँ से नोट्स बना लेना। फर्दर मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा, बट आप कोशिश करना कि वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सबसे पहली बात आप ये समझिए, ये जो मॉडल था किसने दिया, इस मॉडल को किसने दिया, ये मॉडल, तो इसके बारे में समझिए। तो सबसे पहली बात, दिस इज गिवन बाय, दिस मॉडल, ये जो मॉडल था, दिस मॉडल इज गिवन बाय, किसने दिया था बच्चा? तो मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। इसको दिया था स्क्रोडिंजर ने। क्या दिया था? स्क्रोडिंजर ने, SCHRODINGER। क्या है ये? स्क्रोडिंजर है, स्क्रोडिंजर। ठीक है, किसने दिया था? स्क्रोडिंजर ने दिया था। ये समझ में आ गई बात? तो दिस मॉडल इज गिवन बाय स्क्रोडिंजर। समझ में आ गए? अब ये यहाँ पर स्क्रोडिंजर ने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक इक्वेशन बनाया जिसको हम लोग वेव इक्वेशन बोलते हैं, और वो इक्वेशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के नाम से जाना गया। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है? जैसे आपने पढ़ा था डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी एक इक्वेशन आया था। तो हर जगह यहाँ पर क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, जो उसके केमिस्ट होते हैं वो अपना एक इक्वेशन देता है। तो यहाँ पर भी स्क्रोडिंजर ने अपने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है, ये आपको याद रखना है। इसके डेरिवेशन नहीं करने आपको कि सर ये इक्वेशन किस तरह से आया, इसका ड्राइव करने हमको। तो डेरिवेशन आता नहीं है, बीएससी एमएससी का पार्ट हो जाता है। तो आपको डेरिवेशन नहीं लर्न करना है, सिर्फ ये इक्वेशन जो है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन? तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहला पार्ट देखिए, ये वाला क्या लिखा हुआ है? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये पता चल गया आपको? देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इस तरह से, ये जो लिखा हुआ है ये सब मैं समझाऊंगा। इसको बोलते हैं हम साई। लिखते कैसे हैं? PSI। पढ़ते क्या है इसको? साई पढ़ते हैं, साई पढ़ते, साई। क्लियर हो गया? पढ़ते क्या है? साई पढ़ते हैं, इसको साई पढ़ते हैं। लिखते कैसे? PSI। पी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है यहाँ पर। क्लियर हो गया ये सारी बातें? तो ये था यहाँ पर डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये खत्म हो गया। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा? दूसरा इक्वेशन समझिए। यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, ग्रीन कलर का प्लस है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन क्या, तीसरा पार्ट क्या है? प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी इंटू साई टोटल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। समझ में आ गया? समझ में आया आपको या नहीं आई समझ में? ठीक है, यहाँ से देखिए, इसको मैं अगर हटा दूं तो ये क्या बन गया आपका? 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी इंटू साई। क्लियर हो गया? टोटल डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू जीरो होता है। ये है आपका स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब साई किसको इंडिकेट करता है? एक्स वाई जेड क्या है, पाई क्या है, एम क्या है, ई क्या है, वी क्या है, एच क्या है, सभी के बारे में हम यहाँ पर
डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऐसे ही आपको अपने होमवर्क कॉपी में लिखना है और उसको अपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। ये वाला पार्ट अब आप देख रहे होंगे सर ये भी नोट में लिखना है क्या? ये नहीं लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवाया हूँ, ये नोट्स में नहीं लिखना है। साई होता है, लिखते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसी होती है, क्या होता है, सब मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया। क्लियर है? चलें आगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में कौन सा टर्म क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक टर्म आया यहाँ पर एम आया, दिख पा रहा होगा एम कहाँ पर है? चलो मैं रेड कलर से लिखता हूँ क्योंकि एम को रेड कलर से लिया गया। यहाँ पर ये दिखा, ये है एम क्या है बच्चा? ये है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है मास? ये तो पता ही कितना होता है मास, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पुट करना होता है। क्लियर हो गया? ये था एम। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा ई। देखते जो सभी बच्चे ध्यान से, ये है ई, यहाँ पर ई दिखा, ई। तो हम ई के बारे में डिस्कस करते हैं। सर ई क्या है? ये है आपका टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या टोटल एनर्जी समझ लो, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी को इसे इंडिकेट किया गया। समझ में आ गई बात? अब आता है सर यहाँ पर भी क्या है वो भी समझिए। ये भी समझ में आ गई। ये भी क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी क्या है समझिए। यहाँ से ये जो आप भी देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल एनर्जी विथ रिफरेंस टू न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियस। समझ में आ गया वी क्या है? ये भी क्या है पता चल गया। यहाँ वाला टर्म ये वी है। एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये टोटल टर्म आपको एग्जाम में लिखना है, आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक टर्म आया है सर, मेन टर्म तो आपने छोड़ ही दिया, दैट इज साई क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। साई क्या होता है ये समझिए आप। ठीक है बच्चा? ये है आपको हमेशा याद रखना है। इट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद रखना हमेशा। साई क्या होता है? साई होता है हमारा वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद कर लेना। ज़्यादा इसके ऊपर हमें क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी आपको। जब आप एमएससी में जाओगे तब आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, राइट? आप अभी तो 12th में हो, आईएससी में हो, बीएससी करोगे 3 साल का, फिर एमएससी करोगे तब इस पे इन्वेस्टिगेशन करना। अभी इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लर्न कर लेना है कि ये जो साई है ये क्या है? वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? अब बात आती सर ये जो आपने लिखा, क्या लिखा सर? XYZ। ये देखिए ये इधर मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर ही यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए X ये हो गया, Y और ये आपका Z किसको इंडिकेट करता है? ये तो पता चल गया होगा आपको। XYZ किसको इंडिकेट करता है? मैं लिख देता हूँ XYZ। ये क्या इंडिकेट करता है? डिनोट्स द या इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये XYZ तीनों एक्सिस लिया गया है ना, 3 एक्सिस लिया गया। ये एक्सिस है, XYZ क्या है? एक्सिस है ना, ये तो पता ही आपको, ये एक्सिस है। तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो 3 डायमेंशनल होगी क्योंकि 3 एक्सिस लिया गया, XYZ 3 एक्सिस लिया गया है। मतलब ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है या स्क्रोडिंजर जो अपना मॉडल दिया ये 3 डायमेंशनल मॉडल है। समझ में आ गई बात आपको?
क्लियर हो रहा है? तो ये सारे टर्म मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर कौन सा टर्म क्या है। क्लियर हो गया? एक बात और समझिए, चलो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। इतनी जो पॉइंट था यहाँ पर, पाई क्या है वो तो आपको पता ही है, एच क्या है, एच क्या है यहाँ पर ये तो पता ही है आपको, एच बच गया तो वो भी लिख लो। एच क्या है बच्चा? ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है ये? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये तो पता ही आपको, दिस इज एच। अब मुझे नहीं लगता कोई टर्म यहाँ पर छुटा हुआ है, मैंने सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर दिया। डी अपॉन मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में डी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इसे पढ़ा है ना आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आई है, तो डी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंडिकेट करता है। क्लियर हो गया? तो ये एक्सप्रेशन आपको लर्न कर लेना है, डेरिवेशन नहीं करने। इतनी सारी बातें मैंने बता दिया, कौन सा टर्म किसको इंडिकेट करता है वो सब मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं कि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है जो मच मोर इंपॉर्टेंट है, दैट इज साई। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि साई क्या है। चलते हैं साई के बारे में डेप्थ स्टडी करते हैं। तो देखिए ये जो आपका साई है, यही है ना साई बच्चा, बताओ यही है साई। ये क्या क्या बताता हमें, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो साई है ये क्या क्या हमें बताता है। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना, यही सब टर्म आपको लिखना है अपने बोर्ड में और अपनी होमवर्क कॉपी में, और आपको लर्न करना है। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट साई के बारे में समझते हैं। इट इज मतलब साई है ना, इट इज अ वेव फंक्शन। सीधा लिखिए पहली बात आपको जो मैंने समझाया, इट इज अ वेव फंक्शन, इट इज अ वेव फंक्शन है ना। थोड़ा स्लो लिख रहा हूँ तो लिखने में और बोलने में टाइम लग जाता है। इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ, किसका? वेव फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहने का मतलब हुआ आपको? आपने मैथ पढ़ा होगा तो देखा होगा, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कहते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं एफ एक्स, मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इस तरह मान लो कुछ है। तो मतलब ये जो है ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में रखेगा? एक्स के बारे में रखेगा, राइट? यही हो गया फंक्शन। तो जस्ट लाइक दैट ये जो साई है, इट इज अ वेव फंक्शन ऑफ किसके? इलेक्ट्रॉन का। मतलब दैट इज क्या मतलब हुआ? दैट इज साई कंटेन्स, ध्यान से देखना, साई कंटेन्स all the information about the electron, इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन कौन रखता है? साई रखता है। साई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है आपको पता है? उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसी हो रही हो, वेव नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है इलेक्ट्रॉन, वो सारे इंफॉर्मेशन साई कंटेन करता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, दीज ऑल आर इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट्स। चलते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? ये साई इट डिस्क्राइब्स, अब यही इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और लिख दो ना, क्योंकि मैं लिखना है बोर्ड में। तो इट डिस्क्राइब्स, इट मतलब साई डिस्क्राइब्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा नेचर? अभी तो बताया था मैंने आपको, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को इंडिकेट करता है। वेव नेचर मतलब बच्चा ये वेव की साई वेव नेचर है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इतनी बात सुन, आपको आपने पढ़ा हो ना डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो ना, डी ब्रॉगली डुअल नेचर। डी ब्रॉगली क्या कहता है? दो तरह के नेचर शो करते हैं, तो वो डुअल नेचर ये कहाँ से आया? उस समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, किसमें? डी ब्रॉगली में कुछ प्रॉब्लम है, हाइजेनबर्ग में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो सबको ओवरकम किया स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है ना, सभी इक्वेशन से बेहतरीन एग्जाम,
एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप ये बात याद रखिएगा। कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आए, फॉल्ट आए किसमें, डी ब्रॉगली में, हाइजेनबर्ग में, तब जाकर के स्क्रोडिंजर, बोर्स एटॉमिक मॉडल में, है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आपको पढ़ाया गया इसके ड्रॉबैक। तो स्क्रोडिंजर में कोई ड्रॉबैक नहीं है, स्क्रोडिंजर सबसे अच्छा मॉडल है एटम के, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में साई एक्सप्लेन करता है, साई एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो गया। तीसरा टर्म समझिए, तीसरा टर्म्स, साई कैन बी, साई कैन बी, साई कैन बी पॉजिटिव, साई कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ये क्या कहने का मतलब हुआ, ये क्या कहने का मतलब हुआ, ये समझिए। साई को हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली में साई हमारा वेव एम्पलीट्यूड भी है। दैट इज साई इज ऑल्सो अ वेव एम्पलीट्यूड। क्या है ये, वेव एम्पलीट्यूड। साई को आप वेव एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, वेव एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं इसको। साई इज ऑल्सो वेव एम्पलीट्यूड। अच्छा, साई को वेव फंक्शन भी बोला जाता है और वेव एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। तो क्या वेव फंक्शन, ये तो आपने समझ में आ गया। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बताइए, और वेव एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेव एम्पलीट्यूड। क्या क्लियर हो गया। साई इज अ वेव फंक्शन और वेव एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया ना, दोनों चीज लिख सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, जब ये वेव है तो वेव होगा ना, आपको तो वेव ड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब वेव कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलो मैं आपको एक वेव ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा वेव ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो समझिए। तो यहाँ पर वेव कैसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा, इस तरह से, इस तरह से, या आप, चलो मैं सिंपल बनाता हूँ, उतना मैं नहीं बनाऊंगा, आपको पता ही होगा। इस तरह से ये किसको किसको नोट करता है, ये वेव नेचर को इंडिकेट करेगा। क्लियर है ना बच्चा। अब समझिए, ये जो आपका अपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ऊपर होगा उसको हम किससे नोट करेंगे। अरे सुन लो बच्चा, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। इसको हम लोग प्लस 5 से नोट करेंगे, या पॉजिटिव 5 हो गया ना, तो +5 है ये। क्या है ये, +5। क्या ये समझ में आया। इसे तो बोला इसको पॉजिटिव से भी डिनोट किया जाता है। और अगर बोले निगेटिव, तो मतलब ये वाला जो टर्म होगा निगेटिव एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं हम, निगेटिव। तो दिस इज, यहाँ पे लिख दो इसको, ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चा, -5 होगा। क्या होगा ये, -5। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। दिस इज -5 और दिस इज, तो वेव नेचर पूरा तो 5 हो गया, ये पूरा तो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा 5 है, सॉरी साई है, 5 बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ, ये साई है, पूरा का पूरा साई है, ठीक है। और अपर वाले को प्लस साई, नीचे वाले को माइनस साई। तो बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आइए, जो भी पॉइंट है, अब ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट की बात कर। तो यही सब आपको लिखना है मैकेनिकल वेव मॉडल ऑफ, या मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, साई, या ऐसे लिखिए हैंस यहाँ करके, या फोर्थ को हटा दो, सीधा ऐसे लिख दो हैंस। जब इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे ऊपर में, ये सब, ये 3 का ही पॉइंट है, 3 का ही पॉइंट है। हैंस साई is the wave amplitude of electron path, wave amplitude of electron path, wave amplitude of electron path। इलेक्ट्रॉन पाथ किसको आपको बताया गया था, आप याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था कंस्ट्रक्टिव वेव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव। या यही ना याद हो तो आपको इतनी तो बात याद होगी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे मूव करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है,
पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसको इंडिकेट करता है ये? पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पाथ? तो वेव पाथ, वेव पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है एक वेव की तरह, आपको पढ़ाया गया डी ब्रॉगली में, है ना। तो ये बात हो गई। तो ये किसको इंडिकेट करता है? साई जो है बच्चा, वो वेव एम्पलीट्यूड तो है ही किसका? इलेक्ट्रॉन पाथ का। तो यहाँ पर आपने जो साई लिखा था, ये वेव फंक्शन तो है, किसका? इलेक्ट्रॉन पाथ है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से, ऊपर ऊपर, इस तरह से, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का पाथ है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन का पाथ। क्या है, समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। क्लियर हो गया? तो आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात यहां पर करते हैं हम। जो साई होगा, जो साई होगा, इट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। क्या हो सकता है ये? इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। कैसे लिखते हैं इनफाइनाइट? ENFINITE, इनफाइनाइट। उसके बाद सिंगल वैल्यूड एंड कंटिन्यूअस। क्या कहने का मतलब हुआ? साई किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ ना? साई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के पाथ को इन वेव मोशन। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कैसा है? एज अ वेव है ना। तो वेव तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा ना, इस तरह से वो हमेशा इनफाइनाइट रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा एंड सिंगल वैल्यूड रहेगा। सिंगल वैल्यूड मतलब अब समझिए, इसकी जितनी एम्पलीट्यूड होगी उतनी ही इसकी होगी। फर्क ये है कि ये प्लस में होगा और नीचे वाला किस में होगा? माइनस में। मतलब अगर ये +5 है तो ये -5 होगा। मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स है, 5। ये हमेशा सिंगल वैल्यूड, ये नहीं कि ऊपर वाला +10 चला गया और नीचे वाला -5 रह गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इट विल ऑलवेज अ सिंगल वैल्यूड, समझ में आई कि नहीं आई समझ में? ये बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है? क्लियर हो गया? तो इट विल क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, हमेशा चलता रहेगा, +5 -5 +5 -5, और ये हमेशा सिंगल वैल्यूड होगा एंड कंटिन्यूअस होगा, इसी तरह से आगे मूव करता रहेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर और समझा दूँ। ये कौन सा पॉइंट आ गया? यहाँ पर 5th पॉइंट आ गया। तो चलिए हम 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इन एन एटम, एक एटम के अंदर, ध्यान से सुनते जाओ, देयर आर मेनी वेव फंक्शन, बहुत वेव फंक्शंस होते हैं। बहुत वेव फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन होगा बहुत होगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे से जा रहा है तो हर इलेक्ट्रॉन ऐसा ही जाएगा, ऐसा ही जाएगा, ऐसे नहीं। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा। तो वेव मोशन अलग अलग हो सकता है। कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन, मैं कलर चेंज करके दिखाऊं, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा सकता है। तो बहुत तरह के वेव मोशन होते हैं। एक एटम के अंदर बहुत तरह के मेनी वेव फंक्शंस होते हैं, बहुत वेव फंक्शंस होते हैं। किसके लिए? फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेव फंक्शंस होंगे। वेव फंक्शन मतलब वेव मोशन, है ना। अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेव मोशन हो। समझ में आ गई बात आपको? तीन एटम, एक एटम के अंदर देयर आर मेनी वेव फंक्शन, बहुत वेव फंक्शंस होते हैं। मेनी वेव फंक्शंस फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एंड दस, अब याद रखिएगा, एंड दस मतलब सो क्या होने वाला है? देयर आर डिफरेंट, इधर देखो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बहुत तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इन एन एटम, इन एन एटम, इन एन एटम। ओहो, एक सेकेंड बच्चा, इन एन एटम। एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन अलग अलग, वेव फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन, इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है ना, अलग अलग होगा। कोई एक्स एक्सिस में जा रहा होगा, कोई वाई एक्सिस में जा रहा होगा, कोई जेड एक्सिस में जा रहा होगा, इस तरह से जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन अलग अलग होगी। तो उस तरह से अलग अलग ऑर्बिटल, मतलब साई एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। समझ में आया क्या? साई एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। तो ये समझ में आ गया कि एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की वेव मोशन अलग अलग होती है। तो जब वेव मोशन अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल भी अलग अलग होगा। मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई और वाई जेड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते थे, याद है आपको? पी वाई बोलते थे। अच्छा सर, याद है? अगर कोई हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलते थे बच्चा, जल्दी बताओ? पी एक्स बोलते थे। और अगर इस तरह से ये हमारा जेड डैश और ये जेड है, और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, इसको क्या बोलते थे हम? पी जेड बोलते। मतलब ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्स, याद है? 3 बॉक्स। इसके लिए, इस तीनों के लिए कितने बॉक्स बनाते थे? याद होनी चाहिए आपको। कितने बॉक्स बनते थे? 3 बॉक्स बनते थे। कितने बॉक्स बनते थे बच्चा? 3 बॉक्स बनते थे। दिस इज, अरे इधर देखो, इधर देखो, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड, और सबका अलग अलग स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक एटम के अंदर, जैसे नाइट्रोजन में पी एक्स पी वाई पी जेड आता है, अरे 2p5 आएगा ना, 2p5 आएगा, तो वहां पर पी एक्स भी होगा, पी वाई भी होगा, पी जेड भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन जिस जिस एक्सिस के अलॉन्ग होगी उस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल, और वही उसका वेव फंक्शन। मतलब वेव फंक्शन किसके बारे में बताता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। चलिए, तो फोर्थ कौन सा पॉइंट था ये? देख लो, 5th पॉइंट है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6th पॉइंट। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लेना, वीडियो को पॉज करते रहना और अच्छे से नोट्स बना लेना आप, ठीक है? 6th पॉइंट क्या कहता है इसके बारे में हम समझते हैं। हैंस साई, या ऐसे भी लिख सकते हो, 6 नहीं तो 5th में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हैंस करके लिख रहा हूं मैं। हैंस साई also indicates the atomic orbital। किसको डिनोट करता है ये? एटॉमिक ऑर्बिटल। किसके बारे में बताता है वो? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। इन एन एटम, एक एटम के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, वो सब के बारे में बताया। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन बताता? याद है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सेल के बारे में बताता था। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में? सब सेल एसपीडीएफ के बारे में बताता था। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता। एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स। याद है कि भूल गए? भूल गए। दिस इज साई, साई इसके बारे में बताता है। साई एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताता है। समझ में आया नहीं आया? समझ में, समझ में आ गया। एक पॉइंट और समझाता हूं यहां से, 6 पॉइंट आप लिख लीजिए। साई, साई कंटेन्स, साई कंटेन्स, साई कंटेन्स all the dynamic information, dynamic information of an electron। ये आप लिख दो, about an electron। एक इलेक्ट्रॉन के सारे जितने भी डायनेमिक इंफॉर्मेशन, डायनेमिक मतलब, अरे बच्चा इलेक्ट्रॉन तो मोशन में रहता है ना जी। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में रहता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सेंटर में बैठ के आराम से रहता है न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ऑर्बिट में यूं यूं घूम रहा है, तो वो तो हमेशा मोशन में है। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, इसको जो इन्फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन के अबाउट, वो क्या होगा, स्टैटिक थोड़ी होगा, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन ही तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है। तो डायनेमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में यहां पर आपको पता चलता है, ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्टैटिक होता ही नहीं, समझ में आया? इसलिए हमने लिख दिया डायनेमिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये आपको लर्न कर लेना है, लेकिन डेरिवेशन नहीं करना है ना, डेरिवेशन नहीं करनी है, ये आपको लर्न कर लेना है। क्या लिखा हुआ है? ई साई इज इक्वल टू एच कैप साई, एच कैप साई पढ़ते इसको, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपका क्या है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखने का एक वे है, तरीका है, आप ये भी लिख सकते हैं। समझिए यहां से, यहां पर आप बोलेंगे सर एक बात बताओ, यहां पर भी साई है, यहां पर भी साई है, जिसका मतलब E इज इक्वल टू एच कैप। इसका मतलब है, ये आप कभी मत समझना कि E जो है वो हमेशा बराबर होगा किसका, H कैप का, तो ये कभी भी बराबर नहीं होता। आप ये मत सोचना कि E और H कैप हमेशा बराबर होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आप देख लीजिए क्या पढ़े, E साई इज इक्वल टू एच कैप साई, ठीक है, पढ़ने का समझ में आ गया आपको, ये मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए E क्या है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। E क्या है? E है हमारा एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये तो आपको पता ही है, एनर्जी है, क्या है, टोटल एनर्जी बोल दो या एनर्जी बोल दो, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये पहले भी लिखवाया था मैंने आपको, एनर्जी ऑफ सिस्टम। साई क्या है, ये तो पता ही है ना, लिखने की बार बार क्या जरूरत है। साई तो आपको पता है क्या, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, वेव एम्पलीट्यूड, ये भी बोल सकते हैं ना, वेव एम्पलीट्यूड, वेव एम्पलीट्यूड ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर हो गया? अब बात आता है सर ये एच कैप क्या है, एच कैप पढ़ते इसको, ये है हैमिल्टनियन ऑपरेटर, क्या पढ़ते इसको, हेमी, सुनो, हेमिल्टोनियन, क्या पढ़ते इसको, हेमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ते इसको, क्या पढ़ते, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर हो गया? ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पढ़ते इसको, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लिखेंगे कैसे, एच कैप। समझ में आ गया ये क्या वर्ड है क्या नहीं है। और ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। चलते हैं अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, ये भी आपको लिखना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसमें कवर करते हैं कि फीचर क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। तो देखिए अभी हम कवर करने वाले हैं फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इससे पहले हमने पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किसने दिया, क्या उसके एक्सप्रेशन थे, साई क्या होता है, उसके बाद स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को अलग तरीके से कैसे लिखा जाता है, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं ना। तो पहला फीचर समझिए, 2-3 फीचर आपको लर्न करना है, ठीक है। क्या पहला फीचर क्या याद करते हैं हम लोग, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, क्या होता है बच्चा, क्वांटाइज्ड। क्या होता है, क्वांटाइज्ड, ये तो पढ़ाई होगा आपने, क्वांटाइज्ड। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आ गया। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है,
तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा या गेन करेगा, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया बच्चा कि फिक्स होता है। क्या होता है? इज फिक्स्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया? फिक्स होता है। समझ में आई बात आपको? उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। ये नहीं कि कोई, अगर मान लो ये हमारा पहला n=1 है और ये n=2 है, राइट। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको जंप करके किस में जाना है? इसमें जाना है। अगर इसमें जंप करने के लिए 5 जूल एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए? 5 जूल, ठीक है। तो अगर आप इसको 4.9 जूल दोगे फिर भी नहीं जाएगा, ठीक है। 5.2 जूल देंगे फिर भी नहीं जाएगा। उसको हमेशा कितना चाहिए? 5 जूल ही चाहिए, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। दैट इज इट्स एनर्जी क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। समझ में आ गई बात? आपको समझ में आ गई? हमने आपको समझा दिया। चलते हैं दूसरा, इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो ध्यान से सीखते जाओ, कुछ नहीं है, 2-3 फीचर आपको हमेशा याद रखना है। क्या कहता है? बोथ क्या बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन, या ऐसे लिख दो आप, द एग्जैक्ट पोजिशन, जो हाइजेनबर्ग ने कहा था, द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट क्योंकि मोशन में है इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कहाँ पर? इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये तो पता ही आपको ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैसे? साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली। क्लियर है ना बच्चा? तो दिस इज द, हाइजेनबर्ग ने भी यही एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर एग्जैक्ट वेलोसिटी ना लेकर के एग्जैक्ट मोमेंटम ले लिया था ना, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम उसने कहा था, बट यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी आ गया तो मास तो है ही, आप मोमेंटम, बात तो वही हुआ घुमा घुमा के, है ना। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर हो गया? चलते हैं थर्ड, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल, अब आपको पता है ना कि साई किसके बारे में बताता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है। हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेव मोशन, तो अलग अलग ऑर्बिटल, है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज द वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बच्चा? वेव फंक्शन को ही तो एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। अरे बच्चा, वेव फंक्शन क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। वेव फंक्शन क्या है? वेव पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको साई से नोट करते हैं, यही तो है। तो वेव फंक्शन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना। और एटॉमिक ऑर्बिटल और वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? वेव फंक्शन होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात आपको कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है बच्चा? वेव फंक्शन होता है। क्लियर हो गया? तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन किससे नोट करते हैं? वेव फंक्शन को किससे नोट करते हैं? साई से, फाई क्यों बोल रहा हूं मैं, साई से नोट करते हैं। क्लियर हो गया ना? इतनी बातें समझ में आ गई, ये 3 क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं हम। 4th पॉइंट देख लो, ये 3-4 याद कर लेना, 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में आ गया तो क्वांटम नंबर भी ऐड कर लेना, इतना लिख दोगे तो बहुत है। उसके बाद समझिए एक और लास्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कहता है? वेन इवर जब कभी भी एन इलेक्ट्रॉन is described by a wave function, जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, वेव फंक्शन के बारे में बताया जाता है
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन है, मतलब वेव का मोशन है एक्स एक्सिस में, तो मतलब उसका क्या होगा? पी एक्स में होंगे वो, पी ऑर्बिटल के एक्स ऑर्बिटल, एक्स वाला एक्सिस में होगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो वी से दैट, देन वी से दैट, ऐसे लिख लो, व्हेन लिखा है ना यहाँ पर, तो क्या लिख देते हैं? देन वी से दैट, तब हम क्या बोलते हैं? दैट, क्या बोलते हैं? द इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई, और क्या बोलते हैं? विल बी प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिटल, इन दैट एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब इसका क्या हुआ? समझ में तो आ गया होगा आपको। मतलब अगर आप बोलते हो कि एक इलेक्ट्रॉन किस में है, ऐसे देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बोल दिया कि सर, क्या बोल दिया हमने कि मान लो ये हमारा एक्स है, ठीक है, और हम पी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है इस तरह से है, इस तरह, तो क्या बोलेंगे इसको कि सर ये पी एक्स है, ये क्या है? पी एक्स। मतलब अगर तुम इस तरह से 3 ऑर्बिटल बना रहे हो, पी में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 ऑर्बिटल बनते हैं, तो मतलब अभी इलेक्ट्रॉन किस में है? बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन किस में है? इसमें है सर, पी एक्स में है। किस में है? पी एक्स में। तो और ये क्या है? वेव मोशन है। ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? बताओ ना जल्दी से। ये है वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ इसका? वेव मोशन का मतलब वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो अगर आप वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो मतलब जिस वेव मोशन की बात करें, जिस वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, उसी में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? आई समझ में? और अगर आप वाई एक्सिस में बनाते हो तो वाई में प्रेजेंट होगा, जेड में प्रेजेंट होगा, लाइक दिस। समझ में आ गया? तो वह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं उतना ज़्यादा आपको नहीं यहाँ पर बता पाऊंगा। आप समझ ही आ ही गया होगा, मैं उतना डेप्थ में अभी नहीं जाऊँगा। तो सारे पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और भी है, उसको भी थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, है ना? थोड़ा उसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्योंकि 2 मिनट का गेम बचा, उसको क्यों अधूरा छोड़ें, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कभी कभी एक वर्ड आ जाता है, साई का मोड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साई का मोड। साई का मोड ले लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब मोड क्यों लिया? क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में। बताया था ना, +5 एंड -5। -5 कब? जब वो वेव नीचे आ जाएगा और ऊपर जाएगा तो +5। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप समझिए कि अगर आप साई का मोड ले लेते हैं, मोड के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? ये वाला लाइन ब्लैक वाला है ना, इसी को मोड बोलते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। साई का मोड का स्क्वायर कर दिया, तो ये किसके बारे में बताता है? ये आपको बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई का मोड का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। वर्ड याद रखना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहां पर? इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जिसको कि ऑर्बिटल बोलते हैं हम लोग, याद है ना, ऑर्बिटल। तो अगर साई का मोड का स्क्वायर ले लेते हो, तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। क्या कहने का मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दैट इज, मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज हायर द, समझिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ, हायर द वैल्यू ऑफ किसके? साई नोट। किसके? साई का मोड ले लेते हैं। साई का मोड का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। हायर द वैल्यू ऑफ साई का मोड का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ हायर विल बी, क्या बताओ? हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हायर विल बी द probability of finding the electron। जितनी ज़्यादा साई मोड का स्क्वायर का वैल्यू आएगा,
उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखने को मिलेगी। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा मतलब अगर साई, मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। इसका मतलब हुआ अगर साई के मोड का स्क्वायर का वैल्यू कम आ रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। समझ में आया? ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैंने इसको डिस्कस कर दिया। समझ में आ गई बात आपको? साई मोड का स्क्वायर क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बताता है। अगर साई मोड का स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, वहाँ पर ज़्यादा है, और अगर कम है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब एक पॉइंट्स और है, उसको भी थोड़ा सा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, साई जो है आपका, इसका कोई भी हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये बात आप याद रखिएगा। साई की कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है साई की। क्या कहने का मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ दैट इज, अभी तो आपको पता नहीं, अभी हमने साई के बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा है। साई जो है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, दैट इज साई इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बच्चा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ये, नंबर तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, है ना, साई, अब क्या बताया मैंने आपको, साई के बारे में इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज अभी यहाँ नहीं मिलेगा, ये आपको बीएससी बीएससी में भी नहीं है, एमएससी में है, तो वहाँ पर जाके इसके बारे में आप पूरा डिफाइन करेंगे। तो बट इतना पार्ट आप याद कर लीजिए कि साई के कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इट इज ओनली अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे हम इसको? इट इज ऑल्सो ओनली अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्या है ये? मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये, सिर्फ क्या है ये? मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा होगा, एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो यहाँ पर एक इमेजिनरी पार्ट भी होंगे इसके, तो इमेजिनरी पार्ट भी होता है इसका। क्या होता है? इट ऑल्सो कंटेन्स इमेजिनरी पार्ट, इट ऑल्सो कंटेन्स एन इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कंटेन करता है, इमेजिनरी, कैसे, एक सेकेंड, इमेजिनरी पार्ट एक रियल पार्ट होता है, तो रियल है तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, उससे तो हम पता कर पाएंगे। बट इमेजिनरी पार्ट कंटेन करता है जिसकी वजह से इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के ये 2-3 पॉइंट याद रखना कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, दूसरी बात ये मैथमेटिकल कंसेप्ट ही है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पर ये अगर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसमें क्या होता है बच्चा? इमेजिनरी पार्ट भी होगा, जिसकी वजह से ये एक इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी कहानी की तरह लगता है, जिसका रियल में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। समझ में आ गया? तो एक छोटे से टर्म था, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बच्चा ये पूरा कहानी हमने आपको सुनाया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो पूरा डिटेल किया। आप सभी बच्चे को फर्दर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम क्लास आवर में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इतना समझ लेते तो कोई जहाँ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से पूरा कवर करना है, यहाँ से नोट्स बनाना है। ये पूरा डेप्थ नॉलेज हमने आपको समझा दिया, इतना ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल एंड डेप्थ। ठीक है बच्चा, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बंद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल प्यारे बच्चों।